नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं और ये वक्त है न्यूज 18 प्राइम का। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। लोकसभा में आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को गुस्सा आ गया। लोकसभा में चर्चा के दौरान रेल मंत्री रेलवे को लेकर अपनी बात रख रहे थे और उसी दौरान विपक्ष रेल हादसों को लेकर के हंगामा करने लगा और इसी बात को लेकर रेल मंत्री को गुस्सा आ गया। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विपक्ष पर तंज कसा और कहा कि हम मेहनत करने वाले लोग हैं, रील बनाने वाले नहीं हैं। लोको पायलट जब अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके आते हैं तो वो रनिंग रूम में ऐसा है, केवल रील बनाने वाले लोग नहीं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। आपकी तरह रील बना के दिखाने वाले लोग नहीं हम, समझे ना। बैठो, बहुत हो गया, कुछ भी बोल देता है। 2014 से पहले जो आज लोको पायलट्स के साथ सिंपैथी दिखा के रील्स बनाने में व्यस्त है, उन लोगों के समय में जीरो था, जीरो, एक भी लोगों। आप मुझे बताओ, 558 में से एक भी जीरो था, एक भी एसी कैब, एक भी कैब एसी नहीं थी। माननीय अध्यक्ष जी, ये फिर आप किस बात का ये करते। और अब बात सुप्रीम कोर्ट के एक और बड़े फैसले की। अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण में कोटा लागू करने को अब सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिल गई है। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान पीठ ने 5 जजों के आदेश को पलटते हुए फैसला सुनाया, जिसके मुताबिक राज्य सरकारें अब SC/ST आरक्षण में अलग से कोटा तय कर सकती हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। SC/ST की कुल जातियों में मौजूद वो जातियां जो अब भी ज्यादा पिछड़ी हैं या जिनको आरक्षण का ज्यादा लाभ नहीं मिल पाया है, राज्य सरकारें अब ऐसी जातियों को SC आरक्षण में ही अलग से कोटा दे सकती हैं, ताकि वो जातियां भी आगे बढ़ सकें। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने यह फैसला 6-1 के बहुमत से सुनाया, जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ कर रहे थे। CJI के साथ ही जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने इस फैसले पर सहमति जाहिर की, जबकि बेंच में मौजूद एकमात्र जज जस्टिस बेला M त्रिवेदी ने फैसले पर असहमति जताई। कोटे में कोटा के पक्ष में फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि कोटे में कोटा अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता और पैमानों से पता चलता है कि वर्गों के भीतर बहुत ज्यादा फर्क है। हालांकि इस दौरान कोर्ट ने इस व्यवस्था को लागू करने के लिए शर्तें भी रखी, जिसके मुताबिक राज्य किसी भी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण में 100% कोटा नहीं दे सकता। साथ ही किस जाति को कितना कोटा मिलेगा ये तय करने से पहले राज्य को उस जाति के बारे में पुख्ता आंकड़े और अध्ययन करना होगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कोटे में कोटा लागू करने की जरूरत है क्या? तो इसको समझने के लिए आपको एक आंकड़ा देखना चाहिए जो एक सरकारी पैनल ने जारी किया है, जिसके मुताबिक OBC में शामिल कुल जातियों की संख्या करीब 5 से 6 हजार के बीच है, लेकिन इनमें से सिर्फ 40 जातियां जो प्रतिशत के हिसाब से कुल जातियों का सिर्फ 1% है। उन्होंने केंद्र के शिक्षा संस्थानों में एडमिशन में और केंद्रीय सेवाओं की नौकरियों में 50% लाभ प्राप्त किया। मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से वो अनुसूचित जाति का वो वर्ग है जो धनाढ्य हो गया है, जिसके कई पीढ़ियों से लगातार अधिकारी हो रहे हैं। ऐसे लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। क्या तर्क है, क्या आधार है, ये सारी बातें जब तक मैं समझ नहीं लूँ इस पर कुछ नहीं कह सकता। इस पर पूर्ण प्रतिक्रिया मैं पढ़ने के बाद। हम समाजवादी लोग लगातार जिस बात को उठा रहे थे कि जाति जनगणना भी हो, लोगों का आरक्षण भी सुरक्षित रहे, उन तमाम चीज़ों पर आज माननीय न्यायालय ने अपनी मोहर लगाई है और बड़ी बेंच है, माननीय 7 जजों की बेंच ने मोहर लगाई। निश्चित तौर पर आज ये साबित हो गया कि हम समाजवादी लोग जिन बातों को लेकर सवाल उठाते रहे, वो बातें हमारी न्याय संगत बातें थी और आज हम लोगों की बातों पर माननीय न्यायालय की मोहर लगी।
SC/ST आरक्षण में कोटे का फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कुछ ऐसा कमेंट भी कर दिया जिससे सियासी बहस भी शुरू हो गई। कोर्ट ने SC/ST में भी क्रीमी लेयर को लेकर काम करने की बात कही। इसके बाद यही क्रीमी लेयर की व्यवस्था SC/ST में भी लागू करने की बात पर बहस शुरू हो गई। और तमाम तरह से जो है 7,000, 9,000, 10,000, 11,000 पे काम करना पड़ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा, ये अंदर कमरे के बैठ के फैसला नहीं होता। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला सुनाया है उसमें कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण बात भी कही। सुप्रीम कोर्ट ने श्रीमद् भागवत गीता का उदाहरण देते हुए कहा कि प्राचीन भारत में जाति व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी। समाज में लोगों को कर्म के हिसाब से बांटा गया था और वर्ण जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर तय होते थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान को अपनाने के साथ ही हमने फिर से जाति विहीन समाज की ओर कदम बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन दलित और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए सामाजिक कल्याण के नाम पर हम फिर से जाति व्यवस्था के जाल में फंस गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब बात करते हैं मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद की, जिस पर आज मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद केस में एक अहम फैसला सुनाया। इस मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई है। तो जन्माष्टमी से पहले यह बड़ा फैसला है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर के इससे पहले सुनवाई, और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद केस में एक अहम फैसला सुनाया है। और अब इसमें मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इस मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। ईदगाह मस्जिद की एप्लीकेशन थी ऑर्डर 7 रूल 11 में, उसको खारिज कर दिया है। और जो शाही ईदगाह मस्जिद का तर्क था कि ये सारे सूट्स प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ऑर्डर 23 रूल 3 लिमिटेशन एक्ट से बाधित है, 5 कानून उन्होंने बताए थे, उस मांग को ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। ये प्रसन्नता है कि जो मांग हमारी रही कि मथुरा काशी और अयोध्या तो हो गया, और अब आशा है कि मथुरा में भी निश्चित है पहला जो सीढ़ी है, पहले पड़ाव हमने जीत लिया है। 100 करोड़ हिंदुओं की जीत है जिसके लिए इंतजार था। अब मथुरा का भी रास्ता साफ हो गया है। अयोध्या की तरह जल्द ही मथुरा का भी विवाद अब खत्म होगा। शाही ईदगाह मस्जिद की तरफ से जो याचिका दायर की गई थी मुस्लिम पक्ष के द्वारा, वह इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हमारा तो शुरू से मानना है कि श्री राम जन्मभूमि, श्री कृष्ण जन्मभूमि, काशी ज्ञानवापी, ये सभी मुकदमे सुनवाई योग्य थे, हैं और आगे भी रहेंगे। परंतु राजनीतिक कारणों से जिस तरह से मुकदमे में बाधा डाली जाती है, यह पद्धति ठीक नहीं है। तो हमारा चीफ इस्माइल हनिया खलास हो गया और जहन्नुम भेज दिया गया है, लेकिन जाते जाते भी वो अपने पीछे महाविनाश की एक चिंगारी भड़का गया है। हनिया की हत्या पर दुनिया 2 खेमों में बच गई है और अब पूरी दुनिया पर थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडराने लगा है। देखिए। हानिया हुआ खल्लास, ईरान कराएगा महाविनाश। बदले की आग में दुनिया को झुलसाएंगे खामने। ईरान करेगा यलगार, इजराइल दागेगा परमाणु हथियार। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद बदले की जिस आग में इजराइल जल रहा था, उसी बदले की आग में अब ईरान जल रहा है। ना कोई इनपुट, ना कोई सबूत, फिर भी ईरान इस्माइल हानिया के हत्या के लिए इजराइल को जिम्मेदार मान रहा है। लिहाजा ईरान ने कसम खाई है कि वो इजराइल से हानिया की हत्या का बदला लेकर रहेगा। लेकिन ईरान ने अगर अपनी कसम निभाई तो क्या होगा? एक के बदले 100 मारने वाला इजराइल ईरान की क्या हालत करेगा? ईरान पर हमले की सूरत में क्या दुनिया 2 खेमों में बंट जाएगी? क्या होने जा रहा है थर्ड वर्ल्ड वॉर? ये सब कुछ बताएंगे आपको, लेकिन पहले जान लीजिए कि हानिया के हत्या के बाद ईरान को लेकर संयुक्त राष्ट्र तक क्या हुआ। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामनेई ने सीधे इजराइल पर हमला करने का आदेश दिया है।
ईरान मानता है कि उसकी हुकूमत में सबसे महफूज जगह राजधानी तेहरान में घुसकर हमास चीफ की हत्या ईरान की ताकत को चुनौती है, ईरान की सत्ता को चुनौती है और ईरान की सेना को चुनौती है। इसीलिए ईरान तेहरान में हुई हानिया की हत्या को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। अमेरिकी मीडिया की खबरों के मुताबिक खामनेई ने बुधवार सुबह ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की एक आपातकालीन बैठक बुलाई थी। इसी बैठक में खामनेई ने बिना कोई अंजाम सोचे इजरायल पर सबसे बड़ा हमला करने का आदेश दिया। इधर इस्माइल हानिया की हत्या पर ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें ईरान ने हानिया की हत्या के लिए इजरायल और अमेरिका को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। इस बैठक में ईरान ने जोर देकर आरोप लगाया कि अमेरिका के सपोर्ट और खुफिया इनपुट के बिना इस्माइल हानिया का कत्ल नहीं हो सकता था। अमेरिका ने ईरान के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि इस्माइल हानिया की हत्या की जानकारी अमेरिका को नहीं थी और ना ही वो इसमें शामिल है। अमेरिका ने यूएनएससी से ईरान पर दबाव बनाने की अपील की ताकि इजरायल के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर को बढ़ने से रोका जा सके। इस बैठक में अमेरिका ने खुलकर इजरायल का समर्थन किया और कहा कि इजरायल को हिजबुल्लाह, हूथी और हमास जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है। वहीं बैठक में शामिल फिलिस्तीन इजरायल पर बरस पड़ा और कहा कि इजरायल के पास सिर्फ एक चीज है, हिंसा और आतंक। इजरायल ने भी सुरक्षा परिषद की बैठक में साफ साफ कह दिया कि उसे अपनी रक्षा का पूरा अधिकार है, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। This operation sends a clear message. We will defend ourselves and respond with great force against those who harm us. The State of Israel will not stand idly by. We will continue to defend ourselves and our citizens. मतलब साफ है कि अगर ईरान ने इजरायल पर हमला करने की भूल की तो उसे दो ताकतवर मुल्क इजरायल और अमेरिका का एक साथ सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जब अमेरिका से पूछा गया कि क्या ईरान को अपनी संप्रभुता की रक्षा करने का अधिकार नहीं है, तो सुनिए अमेरिका ने क्या जवाब दिया। Is a regime that time and time again since 1979 has been the largest and greatest exporter of terrorism. We will not hesitate to not just stand with our allies and partners when it comes to defending against threats from Iran, but also taking appropriate action from the United States. अमेरिका की नजरों में ईरान दशकों से खटकता रहा है, जिसे सबक सिखाने के लिए अमेरिका मौके ढूंढ रहा है। ऐसे में ईरान की एक गलती उसे बहुत भारी पड़ सकती है, जिसके बाद ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की शक्ल में कब तब्दील हो जाएगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो चलिए अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में बारिश की वजह से हो रही तबाही की, जहां पर सबसे ज्यादा भयावह तस्वीरें सामने आ रही है। कुल्लू से यहां देखते ही देखते एक इमारत धराशायी हो गई। तो हिमाचल प्रदेश में बीती रात को 4 जिलों में बादल फटने की घटना सामने आई है। कुल्लू, मंडी, शिमला और चंबा में बादल फटे हैं, जिसमें अब तक 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 52 लोग लापता बताए जा रहे हैं। पहाड़ से मैदान तक आसमानी आफत, हिमाचल टू उत्तराखंड, कुदरत का कहर। कहीं तबाही बादल फाड़, कहीं आसमान से बरसी मौत। पहाड़ों से लेकर मैदान तक आसमानी आफत ने ऐसा तांडव मचाया कि हर तरफ त्राहिमाम मचा है। देश के अलग अलग हिस्सों से प्रकृति के तांडव की भयावह तस्वीरें आ रही हैं, जिन्हें देखकर आपका दिल दहल जाएगा। कुदरत के गुस्से का सबसे ज्यादा असर इस समय देश के 2 पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड झेल रहे हैं। इन दोनों राज्यों से कुदरती आपदा की बेहद डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं।
कहीं लहरों ने कहर बरपाया है तो कहीं देखते देखते विशालकाय इमारत पानी में समा गई। कहीं मूसलाधार बारिश के बाद आया सैलाब कुछ मिनटों में सब कुछ बहा लेकर गया। ये मंडी के मणिकर्ण की तस्वीरें हैं जहां रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया। मंडी के ही पंडोह बाजार की तस्वीरें देखिए जहां ब्यास नदी का पानी लोगों के घरों तक शिकंजा कसने लगा। आलम यह है कि डरे सहमे लोग सुरक्षित ठिकानों को तलाश रहे हैं और प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी जा रही है। कुल्लू से आई तस्वीरें बताती हैं कि कुदरत जब कोहराम मचाती है तो कुछ भी नहीं छोड़ती। आने वाले समय में जिस तरह से मौसम विभाग के द्वारा 3 दिनों के लिए जो अलर्ट जारी किया गया उसको देखते हुए कहीं ना कहीं और ज्यादा नुकसान होने की संभावना जो है यहाँ पर बनी है। आप देखते कि ये जो 3.5 मंजिले भवन यहाँ पर था जो चाट सब्जी मंडी का, वो पूरी तरह से यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुआ है। उत्तराखंड के भी अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश के चलते तबाही की स्थिति बनी हुई है। कहीं सड़कें धंस गई हैं तो कहीं पुल बह गए हैं। उत्तराखंड में टिहरी, केदार घाटी और जागेश्वर में बादल फटने से भयंकर तबाही मची है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और मरने वाले लोगों के परिजनों से मुलाकात की है। सीएम धामी ने प्रशासन को आपदा राहत कार्य में तेजी के निर्देश दिए हैं और खतरे की जद में आने वाले परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में 24 घंटे में बारिश की वजह से होने वाले हादसों में 10 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। टिहरी घनसाली के जखनयाली के पास नौताड़ गडरे में बादल फटने से 2 लोगों की मौत हो गई। हल्द्वानी में भारी बारिश से नैनीताल जिले में 3 स्टेट हाईवे समेत 17 रोड बंद हो गए हैं। पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड की वजह से जिले में 27 सड़कें फिलहाल बंद हैं। उधर केदारनाथ पैदल मार्ग पर फंसे यात्रियों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करने का अभियान जारी है। भीमबली के पास भी कई यात्री फंसे हैं। यहाँ पर भवनों का और सड़क का, पुलों का बड़ा नुकसान हुआ है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी एक तो इस क्षेत्र का विस्थापन किया जाए, क्योंकि मकान यहाँ खतरे की जद में आते हैं, उनका आकलन हो गया है। पहाड़ों में बारिश की वजह से भूस्खलन में लोगों की जानें जा रही हैं, तो मैदानी इलाकों में भी बारिश के बाद वाटर लॉगिंग मौत की वजह बन रही है। जयपुर में भारी बारिश की वजह से 2 घरों के बेसमेंट में पानी भर गया, जिसमें एक 4 साल की बच्ची समेत 3 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद करीब 7 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और शवों को बरामद किया गया। जयपुर में बारिश जानलेवा साबित हुई। वीकेआई इलाके के अंदर बारिश से पानी घरों के अंदर घुसने से 3 लोगों की मौत हो गई। अब भी शव नहीं निकाला गया, लेकिन आप देखिए कि घर पर इस वक्त मातम का माहौल है। बहुत दर्दनाक हादसा हुआ, काफ़ी मुश्किल स्थिति के अंदर है। साल 2014 के बाद से भारतीय नौसेना अभूतपूर्व बदलावों के दौर से गुजर रही है। नेवी के सिस्टम को जहां लगातार डेवलप किया जा रहा है, तो वहीं हाईटेक वेपन और मशीनरी से भारतीय नौसेना को नई ताकत दी जा रही है, ताकि किसी भी आपात स्थिति का भारतीय सेना डट करके सामना कर सके। नए भारत की अत्याधुनिक होती नौसेना दुश्मन देशों के खिलाफ बड़ी तैयारी, समंदर में भारत की शक्ति बढ़ाने वाली मुहिम। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य है शम नो वरुण। संस्कृत के इस वाक्य को वेदों से लिया गया है, जिसका मतलब है महासागर के देवता हमारे लिए शुभ हो। इसी शुभ वाक्य को मोदी सरकार लगातार नई शक्ति देने में जुटी है। दावा किया जा रहा है कि नेवी को अब जल्द ही बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस दूसरी सबमरीन मिलने जा रही है। इस सबमरीन का नाम है अरिघात। ये अरिहंत क्लास की अत्याधुनिक सबमरीन है। इस साल के अंत तक ये पनडुब्बी नौसेना में शामिल हो सकती है। 6000 टन डिस्प्लेसमेंट वाली इस पनडुब्बी की लंबाई 111.6 मीटर है। ये पानी के अंदर 980 से 1400 फीट की गहराई तक जा सकती है। इस पनडुब्बी के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर भी लगा है।
जो परमाणु ईंधन से इस पनडुब्बी को सतह पर 28 किलोमीटर प्रति घंटा और पानी के अंदर 44 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड देगा। ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। INS अरिहंत और अब इस पनडुब्बी के नौसेना में शामिल होने से देश के दोनों तरफ के तट दुश्मन के हमले से बच सकेंगे। लक्ष्य कठिन से कठिन क्यों न हो, चुनौतियां बड़ी से बड़ी क्यों न हो, भारत जब ठान लेता है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। यही नहीं, जल्द ही तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को बनवाने का काम भी शुरू होने वाला है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर बनाया जाएगा, यानी रक्षा क्षेत्र में पीएम मोदी के मेक इन इंडिया वाले विजन पर फोकस होगा। इसके बेस पर 28 फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकेंगे, यानी दुश्मन के सुरक्षा घेरे को ध्वस्त करने और आत्मरक्षा के इरादे से बढ़ते नए भारत के ये कदम नौसेना को नई शक्ति देने जा रहे हैं। और चलिए बात करेंगे सदन की, क्योंकि जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बोल रही थी और उस वक्त लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने देखा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आसन से पीठ फेर करके बैठ गए थे। उन्हें ओम बिरला ने ठीक से बैठने के लिए कहा। उसी दौरान किसी सांसद ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष हो जाने से अक्ल कहां से आएगी। लोकसभा का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। आसन के पीठ पेट कर नहीं बैठते। संविधान नेता प्रतिपक्ष हो जाने से अकल कहां से आएगा। सर। और जापान के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर नुकागा फुकुशिरो भारत दौरे पर हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जापान के स्पीकर का संसद की तरफ से जोरदार स्वागत किया और इस दौरान नुकागा फुकुशिरो को लोकसभा चुनाव और बजट की संपूर्ण जानकारी दी गई। ओम बिरला ने और नुकागा के बीच में द्विपक्षीय बातचीत भी हुई है, जिसमें भारत और जापान के रिश्तों के बारे में चर्चा की गई है और आर्थिक, निवेश और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। चलिए इसी बीच बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें। बाड़मेर से भीषण सड़क हादसे को लेकर के जानकारी सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि अनियंत्रित फॉर्च्यूनर पलटी है, 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। जैसलमेर के छतागढ़ सरपंच सहित 2 लोगों की मौत हुई है। कार हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और इन तमाम घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गिराब थाना इलाके के पिपराली सरहद की घटना है, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 अलग अलग तस्वीरें। बड़ा हादसा हुआ है बाड़मेर से। भीषण सड़क हादसे को लेकर बड़ी अपडेट है। अनियंत्रित फॉर्च्यूनर पलटी जिससे 2 लोगों की मौत हुई। पुलिस थाना गिराव के सड़क पर खबडाड़ा गांव है। खबडाड़ा से और खबडाड़ा और पिपली के बीच में फॉर्च्यूनर एक्सीडेंट हो गया पलटी खा के। उसमें कुल 7 आदमी थे, जिनमें 2 लेडीज और 3 जेंट्स और 2 बच्चे हैं। उसमें पलटी खाने से सालक गुलाबाराम जो सरपंच है सतरंग जैसलमेर वहाँ का है, और उसका एक सासू है श्रीमती तीजो, ये उनकी सासू है, उम्र 45 साल है। उनकी तो घटना की मृत्यु होगी और 2 घायल है, उसकी पत्नी है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।